हेलो गाइज, वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ मौजूद है मिसेस सुनंदा यादव। मैम के बारे में बता दूं, मैम प्रेसिडेंट है संवेदनाशील वुमेन हेल्थ केयर सोसाइटी की और इस सोसाइटी के थ्रू कई सारे काम कर रही हैं। तो आज हम मैम से जानते हैं उनके पूरे करियर के बारे में, साथ ही सोसाइटी के बारे में और मैम ने सोसाइटी के थ्रू क्या क्या किया है उस बारे में भी। मैम बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि ताकि हमारे दर्शक आपको जान सकें, इसीलिए कि आपका एजुकेशन एंड फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है। एजुकेशन मेरा डिफरेंट प्लेसेस पे रहा क्योंकि पापा मेरे बैंक में थे तो उनका भी ट्रांसफरेबल जॉब था। तो मेरी डिफरेंट प्लेसेस पे एजुकेशन हुई है। स्कूलिंग कहीं महू की है, इंदौर से मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है और मैं पति शादी के बाद पति मेरे पुलिस ऑफिसर हैं और दोनों बच्चे क्योंकि मेरी अलग अलग जगह पर एजुकेशन हुई थी तो पति का भी ट्रांसफरेबल जॉब होने की वजह से जो चीज़ मैंने सफ़र किया था वो मैंने सोचा मेरे बच्चे ना करें, इसलिए मेरे दोनों ही बच्चों का एजुकेशन इंदौर का है। और छोटा बेटा मेरा IIT करके अभी फ़िलहाल उसने मास्टर्स किया है न्यूयॉर्क से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और बड़ा बेटा माइक्रोसॉफ्ट में है और रिसेंटली मेरे छोटे बेटे की भी जॉब लगी तो सेटल है। ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। आप प्रेसिडेंट है संवेदना की, तो किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, कब से शुरू हुआ ये और ये किस तरह काम कर रहा है? संवेदनाशील की शुरुआत मैंने सोचा नहीं था। जब आज तो मेरा एक रजिस्टर्ड NGO है संवेदना, लेकिन जब मैंने इसका स्टार्ट किया था तब आज से करीब 2008 में 12 साल पहले के करीब 12 साल पहले हस्बैंड की पोस्टिंग इंदौर हुई। क्योंकि हम छोटी छोटी जगह में थे तो हम जब भी कभी कहीं पर भी जाते थे और हम 1 साल रुकते थे, 2 साल रुक गए, 6 महीना रुका और हमारा ट्रांसफ़र हो जाता था। मतलब जहाँ जब तक आप लोगों से पहचान करते थे आपका ट्रांसफ़र हो जाता था। लेकिन चूँकि मैं इंदौर से ही हूँ तो इंदौर में मेरा एक सर्कल भी था, जो मेरा कॉलेज मेरा यहीं से हुआ था तो इंदौर में सर्कल था। और जब इंदौर में हस्बैंड की भी पोस्टिंग हुई तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इंदौर में जो पदस्थ पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ्स को लेकर एक ग्रुप बनाऊं। तो मैंने सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया। मतलब हम तब जब मैंने ग्रुप बनाया था तब हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। आज पूरा पुलिस परिवार हमारी फैमिली है, उसमें करीब हम लोग 45 के करीब लेडीज़ हैं, पुलिस ऑफिसर्स की वाइफ्स हैं सारी उसमें। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब हमने यही सोच के स्टार्ट किया हम मंथली एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट हम लोग इकट्ठा करेंगे, मिलेंगे तो, लेकिन एक फिक्स अमाउंट हम इकट्ठा करके और चैरिटी करेंगे। तो शुरुआत हमारी यहाँ से 12 साल पहले करीब हमने इसकी शुरुआत किया था। शुरुआत करने के बाद आपने महिलाओं को जोड़ा, चैरिटी की, तो अब किस मोटिव के साथ ये संस्था काम कर रही है और किन लोगों के लिए काम कर रही है? मोटिव तो देखिए मेन तो हमारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है कि जैसा कि हमारे शी हम लोगों ने संवेदनाशील नाम दिया हुआ है तो शी का फुल मतलब ही एस से सेफ्टी सिक्योरिटी, एच से हेल्थ एंड हाइजीन, ई से एजुकेशन एम्पावरमेंट। तो ये हम वुमन के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो मेन मोटिव तो हमारा ये है। मेन वैसे तो हम लोग सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो वृद्धाश्रम के बुजुर्ग हैं और जो आदिवासी बच्चियाँ और बच्चे हैं, सभी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा महिलाओं के लिए है। संस्था के जरिए और पर्सनल लाइफ में भी आपके बेस्ट अचीवमेंट कौन से रहे हैं, या कोई ऐसा मोमेंट आया हो आपकी लाइफ में जो किसी अवार्ड से भी बढ़कर है आपके लिए? ऐसे तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जितने भी हमने काम किए हैं सारे ही, क्योंकि हम दिल से करते हैं तो मुझे लगता है कि सारे ही हमारे काम बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन यादगार, जैसा कि आप ने पूछा है, यादगार हम लोगों का मेन, हम लोगों ने क्योंकि हम पुलिस परिवार के हैं तो इंदौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है PTS, वहाँ पर हम लोगों ने 500 जो नव आरक्षक महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां जो आती हैं उनके लिए हम लोगों ने सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन हम लोगों ने इंस्टॉल किया था। क्योंकि पुलिस परिवार के लिए ही था, क्योंकि हम पुलिस परिवार को पूरा अपना परिवार ही मानते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को। तो उसमें हमारे जो इंदौर के ही जो अभी IG हैं श्री हरिनारायण जी, वो, और अभी फ़िलहाल DG हैं EOW में अजय शर्मा सर, वो समय इंदौर के IG थे, वो हमारे मेन गेस्ट रहे थे, चीफ गेस्ट थे। और आज की तारीख में मेरे ख्याल से मनीषा पाठक मैडम या सोनाली मैडम को हर कोई जानता होगा, वो हमारी गेस्ट थी। तो ये मुझे लगता है कि हमारा मेमोरेबल था। और इसके अलावा एक हम लोगों ने दिव्यांग बच्चों को लेकर
और महिला वृद्धाश्रम की महिलाओं को लेकर हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था रविंद्र नाट्य गृह में 8 मार्च को। चूँकि महिला दिवस था 8 मार्च को, तो हमने उस दिन चीफ गेस्ट हमारे इंदौर के नॉन थे। उसमें हम लोगों ने लेकिन उन लोगों से दीप प्रज्वलित नहीं करवाया। हमने जो वृद्धाश्रम की जो बुजुर्ग महिलाएं थी उन लोगों से हम लोगों ने उसका दीप प्रज्वलित करवाया था हमारे प्रोग्राम का, जो काफ़ी सराहनीय रहा और सभी लोगों ने उसकी बहुत तारीफ़ किया। और जितने भी दिव्यांग बच्चे थे उन्होंने पूरा स्टेज परफॉर्मेंस दिया। मतलब बच्चे जो ब्लाइंड थे, जो सुन नहीं सकते थे, उन बच्चों ने जो प्रस्तुतियां दी थी, अब मैं आप लोगों को क्लिपिंग भेजूंगी, अगर आप चाहें तो इसमें ज़रूर आप ऐड करके उन्हें दिखाएं। मतलब जो बच्ची सुन नहीं सकती हैं और जो पार्शली देख सकती हैं, उन दोनों का कोऑर्डिनेशन, मतलब जो उन्होंने डांस किया है, तो वो तारीफ़ काबिल था। और इसमें हमने जो इंस्ट्रूमेंट भी जिन लोगों ने बजाए थे वो भी सारे हमारे दिव्यांग बच्चे थे। और इसमें हमने चीफ गेस्ट जो हमारे फेमस कॉमेडियन हैं सुनील पाल, उनको बुलवाया था। तो हमारे दिव्यांग बच्चों ने वहाँ पर मिमिक्री भी किया था। तो जब सुनील पाल जी जब स्टेज पर आए तो उनका सबसे पहला वाक्य यही था कि इतना अच्छा प्रोग्राम था कि मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया था, मुझे आपको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम परफॉर्मेंस दिया था। और हम लोगों ने ये, हमारा मेन मोटिव उसको करने का ये था कि उन बच्चों को आप काम दें, उनको रोजगार दें, क्योंकि वो बच्चे किसी भी फील्ड में कहीं भी कम नहीं हैं। आज उन बच्चों में से 2-3 बच्चे हमारे जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनकी बैंक में जॉब लग चुकी है और बच्चियाँ भी काम कर रही हैं। सोसाइटी पूरी तरह से चैरिटी के लिए काम करती है, तो कुछ खास कैंपेन हैं जो आप चलाते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर? देखिए, हम कैंपेन तो मेन हमारा सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का हम लोग चला रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी जगह इंस्टॉल भी किया है और हम लोगों ने ये आदिवासी क्षेत्र में भी जा कर किया है बच्चियों के लिए। और इंदौर में भी किया है, हालांकि हम लोगों ने निचली बस्तियों में किया है। हमने पुलिस थाने में भी लगाया, महिला पुलिस थाने में भी लगाया, क्योंकि जब महिलाएं यहाँ पर आती हैं, अपना कुछ प्रॉब्लम लेकर आती हैं, तो उनको काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, जैसा कि मैंने बताया है, इसके अलावा हम लोगों ने गाँव में जाकर जो इंटीरियर में, वहाँ पर इसका अवेयरनेस किया पेड्स को लेकर, क्योंकि अवेयर अभी भी नहीं है छोटी जगह में। अगर आप जाएंगे तो मेन हमारा कैंपेन तो इसी पे फोकस्ड है। आप एक सक्सेसफुल महिला हैं, सोसाइटी संचालित कर रही हैं, चैरिटी का काम कर रही हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि महिलाएं कई क्षेत्रों में आगे बढ़ गई हैं, जैसे आप एक एग्जांपल है कि आप अच्छा काम कर रही हैं सोसाइटी के लिए, लेकिन आज भी किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है महिलाओं को बढ़ाने के लिए? देखिए, महिलाओं को बढ़ाने के लिए बढ़ाने आजकल बिल्कुल सक्षम हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को उनका परिवार का सपोर्ट ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि जो वो चाहती हैं, जो वो करना चाहती, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। हालांकि मुझे लगता है कि आज बहुत कम ऐसी फैमिली होंगी जो महिलाओं को आगे नहीं जाने देती, क्योंकि हम देखते हैं आजकल इतने सारे क्लब्स और ये महिला से रिलेटेड चीज़ें होने लगी हैं और हर महिला बाहर निकलती हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि जो महिलाएं अपनी आपका जो शौक़ है और आप उसको जो बिज़नेस में लाना चाहते हैं, आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें मेहनत करें और आगे आए, उनका काम जरूर अप्रिशिएट किया जाएगा। और मुझे लगता है कि हर महिला को आप अपने लिए टाइम निकाल के और अपनी जैसी चीज़ें करना चाहिए। जैसे मैं कहना चाहूँगी, अभी हम लोग जैसे घर में हैं, कितनी बार क्या होता है कि हमको टाइम नहीं मिल रहा है, हम चैरिटी करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे घर में जो हमारी मेड्स आती हैं, हम उनको अगर वो नहीं पढ़ी लिखी हैं तो हम उनको 1 घंटा अपना दे करके, भई आप चलो, हम तुमको प्राइमरी एजुकेशन जो देना है, मतलब हम आपको पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। या हमारे जो ड्राइवर हैं, हमारे जो वॉचमैन हैं, उनकी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। उनके बच्चे जो पढ़ने वाले हैं लेकिन अभाव की वजह से, पैसों के अभाव किसी की वजह से या किसी वजह से नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है। सोसाइटी के लिए जब आप काम करती हैं सोसाइटी के थ्रू, तो कोई अब तक कोई ऐसा केस आपके सामने आया है जिसने आपको बहुत परेशान कर दिया हो, या कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपका दिल छू लिया हो? ऐसे मोमेंट्स तो काफ़ी आए हैं। जब मैंने संवेदना की स्टार्टिंग किया था, जब हम अलग अलग स्थानों पर जाते थे, हम लोग ओल्ड एज होम जाते थे या हम अनाथ आश्रम जाते थे, तब जब देखते थे तो मैं वहाँ की जो बातें आके घर बताती थी, बातें करते करते मतलब लिटरली इतना भावुक हो जाती थी।
कि रोना आ जाता था। तो बच्चे मेरे जब छोटे ही थे तो बोलते थे मम्मा अगर आपको ये चीज़ें करना है, आपको घर आके इतना दुखी होना है तो आप ये काम मत करो। लेकिन मैंने बोला नहीं बेटा, क्योंकि हम जब ये काम करते हैं और हमें जो मन से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम उनसे जो बात करते हैं, तो ये हर पल मतलब एक बहुत सुकून देने वाला होता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कोई ऐसा मूवमेंट, तो मैं बताना चाहूँगी कि हम ये अपना महेश दृष्टिहीन केंद्र में गए थे एक बार। हम लोग गणेश एक इको फ्रेंडली गणेशा बनाना सिखाते हैं। जब गणेश जी का हम स्थापना करते हैं उसके पहले 1 महीना पहले से मैं ये वर्कशॉप लेना शुरू कर देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें मिट्टी भी हमारी ही होती है और हम जगह जगह जाके हम लोग इसका बनाना सिखाते हैं बच्चों को। तो हम लोग ब्लाइंड बच्चों को हमने सोचा हम एक कोशिश की जाए इन बच्चों को सिखाने की। तो मैं अपने पूरी संस्था की हमारी जो फ्रेंड्स थी उन लोगों को लेकर गई और हम लोग वहाँ पर कम से कम नहीं तो 50 करीब बच्चियाँ थी जो हम लोग ने उन लोगों को गणेश जी बनवाए थे, सिखाया था उनको। वहाँ पर एक बच्ची जो बिल्कुल नहीं देख सकती थी, मैं उसके साथ बना रही हूँ और चूँकि उसकी एक दूसरी फ्रेंड थी उसका भी गणेश जी मैं बनवा रही थी, तो मैं उसका पूरा कंप्लीट कर रही थी गणेश जी को। तो वो जो बच्ची जिसका मैंने नहीं देखा था वो मुझे बोली दीदी देखिए ना मेरे गणेश जी में कुछ कमी है। मतलब वो जो कंप्लीट हो चुके थे वो गणेश जी देख रही थी। अच्छा मैं देख रही बनाने में, मैंने बोला नहीं मुझे, क्योंकि मुझे वो दिखा नहीं उस समय कि भैया ना क्या। मैंने कहा नहीं बेटा आपका गणेश जी कंप्लीट हो सका। फिर उसने अपनी फ्रेंड के गणेश जी को टच किया और वो गणेश जी को टच किया, बोलती नहीं दीदी इसमें मेरे कुछ कमी है गणेश जी की। जब मैंने उसका गणेश जी उठाया और देखा तो मैंने सच में उन गणेश जी के कान नहीं लगाए थे। सब पूरा कंप्लीट कर दिया था लेकिन उनका कान, तो जो मतलब मुझे इतना दिल के अंदर तक छुके गया कि जो हम आंख देखने वाले जो नहीं देख सकते हैं, वो बच्ची नहीं देखकर भी उन्होंने ये सारी सब चीज़ें, तो वो दिल को छू गया। और एक और इंसिडेंस बताना चाहूँगी, हम लोग सारे वृद्धाश्रम के वृद्धों को हम लोग लेकर गए थे नखराली ढाणी। मुझे लगता है कि हम जो भी काम करते हैं तो हम बजाय हम खाना खिलाने के या हम जो पैसा दे देते हैं, हम डोनेट कर देते हैं, उसकी बजाय हम इन बच्चों को जो डेफ एंड डम्ब्स बच्चे हैं या अनाथ आश्रम के बच्चे हैं या वृद्धाश्रम के जो महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं, उनको हम बाहर ले जाकर उनके साथ पिकनिक मनाएं, उनको हम मूवी दिखाएं या उनको हम तो वहाँ पर हम जैसे वृद्धाश्रम के वृद्धों को वहाँ लेकर गए थे, तो वो जब लालटेन वहाँ पर टंगे हुए देखे तो उन्हें यही लगा, क्योंकि ना यही एक विचार है कि ना लालटेन में घासलेट होता है और घासलेट से वो जलता है। अब वो नखराली ढाणी में सभी दूर वो लालटेन लगे हुए हैं। तो उन महिलाओं ने कहा कि बुजुर्गों ने कहा मुझसे कि दीदी ये जो है ये लालटेन इसमें क्या घासलेट डालते होंगे? मिला नहीं, ये सारा लाइट से जलता है, इसके अंदर बल्ब जलता है। तो उन्होंने कहा कि दीदी हम लोग मतलब लास्ट तक रुके कि हम जब लाइट आ जाएगी हम तब जाएं, मतलब हम इशारा देख कर जाएंगे। तो ये और मतलब ऐसे कई उदाहरण हैं मेरे सामने जो दिल छू गए। उसमें एक और मैं मेंशन करना चाहूँगी, हम ब्लाइंड बच्चों को और डेफ एंड डम्ब बच्चों को हम लोग लेकर गए थे मूवी दिखाने के लिए। तो वो 3D मूवी थी। 3D मूवी में हम अपने ड्राइवर, जब हम लोगों ने पूरा हॉल हमारे बच्चों से भर गया था, हमने हमारे ड्राइवर को भी बुला लिया कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी देख लो। चूँकि वो एक्स्ट्रा था हमारा ड्राइवर, तो उसके पास चश्मा नहीं मिला, उसको 3D मूवी देखने वाला चश्मा नहीं मिला। तो एक जो ब्लाइंड बच्ची थी उसको हमने कहा कि बेटा तुम दे दो, क्योंकि उसको देखना तो उसको सिर्फ सुनाई देगा। हमने कहा बेटा अगर आप ये चश्मा या अंकल को दे दोगे तो मतलब वो भी अंकल भी देख लेंगे। उस बच्ची ने बिल्कुल मना कर दिया, बोलती नहीं मैं चश्मा देखकर ही, तो मतलब वो फील करना चाहती थी उन चीज़ों को ना। तो ये इस तरह की बहुत सारे वाकया हैं जो दिल को छू जाते हैं, उसमें से मैंने आपको 2-3 बताए हैं। सोसाइटी में महिलाएं काफ़ी कुछ कर रही हैं, लेकिन कई जगह आज भी देखा जाता है कि महिलाओं को रोका टोका जाता है कि तुम्हें ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये मत करो। ये कहीं आज भी देखने में आती हैं चीज़ें। तो जो लोग ये कर रहे हैं महिलाओं के साथ, उन्हें आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, इसलिए मुझे इसका वो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपको फ्रीनेस मिली हुई है, जिस तरीके से आप अपनी इच्छाएं या आपके शौक़ पूरे करते हैं, ऐसे आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, आपकी मम्मा है, तो सभी को आप मौका दें कि वो भी अपनी जो इच्छाएँ हैं वो फुलफ़िल कर सकें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उन लोगों से।
कोविड के टाइम पर सोसाइटी ने किस तरह से वर्क किया, लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा सोसाइटी के द्वारा किया हुआ काम? हाँ जी, बिल्कुल। हमने कोविड के समय में जैसा कि आजकल हमारा मीडिया इतना अच्छा हो गया है, हम लोगों का जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक है, उसमें हम लोग मतलब जो भी चीज़ करना होती है हम उस पर मैसेज डाल देते हैं। और मैंने जो देखा है कि आप दिल से अगर काम करते हो ना तो आपको लोगों की हेल्प मिलती ही है। हमें गवर्नमेंट एड बिल्कुल भी नहीं मिले हैं, हालांकि मेरी संस्था को 6 साल करीब हो गए हैं रजिस्टर्ड हुए, लेकिन हमें मतलब एड नहीं मिला। मैं जन सहयोग से ही काम किया है। तो हमने करीब 100 परिवारों को 2 महीने तक पूरा राशन दिया। और राशन देने में वो लोग थे क्योंकि गरीब लोगों के लिए जो उन लोगों ने अपने सरकार ने दिया था, बहुत दिया था, लेकिन स्पेशली जो मिडिल क्लास लोअर सोसाइटी थी उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो लोगों को ना मिल रहा था ना वो मांग सकते थे। तो ऐसे परिवारों का हम लोगों ने हेल्प किया। और सैनिटाइजर्स और अपने मास्क जो हैं वो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी लोगों को हम लोगों ने ये दिया और उनको सारा अवेयर भी किया इन सब चीज़ों को लेकर। और दिवाली के समय हम लोगों ने, एक गांव है गिदिया खो जहाँ हमारा पिकनिक स्पॉट है इंदौर के पास में, वहाँ एक छोटा सा गांव है। तो इसी दौरान हम कोरोना के दौरान ही हम उधर पिकनिक मनाने के लिए हम फ्रेंड्स के साथ गए थे। तो वहाँ देखा, वहाँ बच्चों के पैरों में चप्पल तक नहीं थी और कपड़े भी उनके, खैर कपड़े तो जो बाकी चप्पल नहीं थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उन बच्चों को चप्पल खरीद कर दें। जब मैंने ग्रुप में मैसेज डाला कि भाई इस तरीके से बच्चे हैं, चूँकि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ के मैं फ़ोटोग्राफ ज़रूर लेकर आती हूँ। हालांकि लोग बोलते हैं कि फ़ोटोग्राफ्स नहीं डालना चाहिए, सही है, लेकिन अगर हम बताएंगे नहीं तो लोगों को पता चलेगा नहीं, और पता नहीं चलेगा तो मुझे हेल्प मिलेगी नहीं। अब मैं अकेली नहीं कर सकती हूँ सारी चीज़ें, इसके लिए मुझे ग्रुप चाहिए, लोग चाहिए। जब मैंने ग्रुप में डाला कि ये बच्चों के लिए हम लोग करीब 50 बच्चे या 100 बच्चों के लिए हम लोग चप्पल या शूज़ लेकर चलते हैं, तो फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि नहीं दिवाली, और मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों के पास जो पुराने कपड़े आपके जो हैं, जो आप यूज़ नहीं करते हैं, वो कपड़े भी आप हमें दें तो हम बच्चों, महिलाओं को, बुजुर्गों को दें। तो हमारे ग्रुप में जो फ्रेंड्स थी मेरी, सब लोग इतनी अच्छी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्यों उनको पुराना दें, हम लोग अमाउंट इकट्ठा करते हैं और हम, क्योंकि हम दिवाली पे हम सारा हमारे लिए नया नया करते हैं, तो एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा कि नहीं हम सब नया देंगे। तो हम लोगों ने करीब वहाँ गाँव के करीब 500 लोगों के लिए चप्पल, जूते, शॉल, स्वेटर और कंबल हम, और ये हम लोगों ने उनकी व्यवस्था करी थी। और वहाँ गाँव में जाके हम लोगों ने वितरण किया है कोरोना के समय में। ये हमारे लिए बिल्कुल एक अविस्मरणीय चीज़ रही है। जब आप सोसाइटी के लिए काम करने निकलती हैं, तो जैसे अब आपने बताया आप गांव गए, वहाँ आपने चीज़ों का वितरण किया लोगों में, आप डीफडम बच्चों के पास जाते हैं, उन्हें चीज़ें सिखाते हैं, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, सारी चीज़ें, तो इनके लिए बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब के साथ, अपने वर्क के साथ अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, अगर आपको काम करना है ना तो मैनेज सब हो ही जाता है। जब मैंने संवेदना की स्टार्ट किया था, पहले मैंने नाम दिया था संवेदना पुलिस वाइफ्स वेलफेयर क्लब, नाम मैंने ये दिया था। संवेदना शी फिर जब रजिस्टर्ड करवाया तब मैंने संवेदना शी नाम दिया। तो जब मेरे बच्चे, तब मेरे इस बच्चे स्कूल में ही थे। आज हम लोग, काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो बोलती है नहीं नहीं बच्चे स्कूल में हैं तो हम नहीं निकल सकते हैं, या पति हमारे अभी खाना खाने के लिए आने वाले हैं तो हम ये नहीं कर सकते, इस समय में घर पे होना है। इन सब चीज़ों में मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। बच्चे छोटे थे, क्योंकि क्या होता है ना, आजकल की जो एजुकेशन है, मुझे नहीं लगता कि हम उनको पढ़ा सकते हैं। हम लोगों का जो पढ़ाई थी और जो आज की जो पढ़ाई है उसमें बहुत फ़र्क आ चुका है। तो बच्चों को हम लोगों ने, मैंने जो किया था वो मेंटली सपोर्ट किया था कि भाई आपको पढ़ना है और आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो आप अपना देखिए। और बच्चों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं मम्मा आप इन सब कामों के लिए जा रही है तो आप जाएं। और इवन बच्चों ने भी वो सारी चीज़ें ग्रास्प किया हमारे बच्चों ने बर्थडे कभी, मतलब जब छोटे तब मनाए, बाद में बड़े होने के बाद मेरे दोनों ही बच्चे स्कूल्स में ही जाते थे, डिफ एंड डम स्कूल्स में जाते थे, ब्लाइंड स्कूल्स में जाते थे। नहीं मम्मा यहाँ पर जाके हम लोग अपना डोनेशन कर देते, जितना आप हमारे बर्थडे पे खर्च करते हो। तो परिवार में कभी नहीं किया। और हस्बैंड भी जब पुलिस में हैं तो उनका कोई टाइम नहीं होता था घर पे खाना खाने आने का, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम अपने काम के लिए अगर जा रही हो, तो हस्बैंड ने मुझे कभी नहीं कहा कि मुझे खाना देना है तो तुम रुको, या मेरे लिए खाना गर्म करना तो तुम रुको। बोलते थे नहीं तुम्हारा जो काम है तुम कर लो। और हमें ये रोज़ हम लोग शायद नहीं करते हैं काम, महीने में हम 1 या 2 बार करते हैं। तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन तो हम महीने में टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं। एनजीओ की जो आप सोसाइटी चला रही हैं उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, या आने वाले टाइम में कोई कैंपेन है या कुछ ऐसा चीज़ है जो आप करने वाले हैं लोगों के लिए?
देखिए, जैसा कि मैंने बताया, हम महिलाओं से रिलेटेड से जो बताया था मैंने, शी का आपको फुल फॉर्म बताया था, उस तरीके का अवेयरनेस लाना चाहते हैं और महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं। तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आए, स्वावलंबी बने। तो मैं बताना चाहूँगी कि मोटिव तो हमारा यही है कि हर महिला आत्मनिर्भर बने, क्योंकि एजुकेशन तो सभी मेरे ख्याल से देते हैं। आज के समय में इतनी सारी योजनाएँ भी हमारे सरकार ने निकाली है बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो आत्मनिर्भर बने और वो अपना खुद का काम करे और वो आगे बढ़े। और फ्यूचर मतलब जो मैंने बताया महिलाओं से रिलेटेड हैं। बाकी तो हम बहुत सारी हमारे जो कैंपेनिंग है वो हमारी आगे निरंतर जारी रहेंगी। और दूसरा, अभी हम रिसेंटली 8 मार्च को महिला दिवस है, तो उसमें हम लोग अभी एक प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हम ब्लाइंड बच्चियों को लेकर हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन लोगों की कमियों को छोड़कर देखें, वो सब कर सकती हैं। इस तरीके का हम एक उन लोगों को प्रमोशन देने के लिए एक प्रोग्राम अरेंज करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं 8 मार्च को। जी, आप सोसाइटी के लिए ही काम कर रही हैं, सोसाइटी के थ्रू, तो मीन्स समझ सकते हैं आप कि समाज में किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमारी सोसाइटी को और यूथ को आप क्या मैसेज देंगी कि वो इन चीज़ों को समझें और खुद में कुछ बेहतरी लाएं ताकि वो समाज के लिए अच्छा कर सकें? देखिए, आजकल क्या है, यूथ जो है हमारा इतना इम्पॉर्टेंट है। आज हमारे देश के लिए भी यूथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर फील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है यूथ को। और यूथ को हर काम हर उसमें आगे आना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, जब जैसे कहते हैं कि असफलता सफलता की सीढ़ी है, तो एक बार अगर मान लो सक्सेस नहीं हुए हैं तो कितनी बार बच्चे जो हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारा यूथ डिप्रेशन में चला गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको हार्ड वर्क, मेहनत हमको करना है, मेहनत करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हम लोगों ने सभी ने सुना हुआ है। इसमें मैं कहना चाहूँगी, जैसे मेरा अभी छोटा बेटा है, उसने IIT किया है। आप सोच सकते हैं IIT कितना टफ है। उसके बाद वो आईवी लीग जो US के हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उसने मास्टर्स किया। उसके बावजूद उसका अभी 8 महीने तक कम से कम उसने 15 कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दिए थे। US में ये होता है कि 4 इंटरव्यूज़ होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंटरव्यू तक आके, फोर्थ इंटरव्यू भी उसका बहुत अच्छा जाता था, उसके बावजूद उसको रिजेक्शन आ जाता था। और वो इतना परेशान हो गया था, उसने बोला, मम्मा आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं वर्ड टू वर्ड जो इतना मैंने पढ़ा, सारा मेरा हर इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, उसके बावजूद मुझे रिजेक्शन मिल रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये आप जो मेहनत कर रहे हो ये कभी आपकी खाली जाएगी नहीं। और वही हुआ, अभी वो जिस जॉब में गया है, जितनी जगह से उसको रिजेक्शन आए थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छी उसको अभी जॉब मिली है। अभी रिसेंटली मतलब ये मंडे को ही 8 तारीख को ही उसने अपना जॉब ज्वाइन किया है वहाँ जाकर। तो मैं हर यूथ से कहना चाहूँगी कि आप लोग मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और जो बच्चे मतलब समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो हमारे इस तरीके के जो बच्चे हैं जो जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही हैं, तो आप ऐसे स्कूल्स में जाकर, आपके घर के आसपास जो स्कूल्स हैं या आपके आसपास जो गांव हैं, वहाँ गांव में जाकर, स्कूल्स में जाकर अवेयर करें पढ़ाई से लेकर या आप अगर मान लो जिस फील्ड में आपने माहिर मतलब क्या बोलना चाहिए, मास्टरी, हाँ, जिस फील्ड में आपने ये मास्टरी कर ली है, उसको आप अपने ज्ञान को बांटें और दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करें। सुनंदा मैम से हमने कई सारी बातें की, उनकी सोसाइटी के बारे में जाना, सोसाइटी के ज़रिए जो वर्क वो कर रही हैं उसके बारे में भी जाना, और महिलाओं के लिए मैम ने मैसेज दिया है कि खुद को देखें कि आप क्या कर सकती हैं और ज़रूर करें। और लोग जो महिलाओं को रोक रहे हैं तो वो ना रोकें, क्योंकि उनमें बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और युवाओं के लिए मैसेज दिया है कि मेहनत करने से ना डरें, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, और असफलता से डरे नहीं। थैंक यू सो मच मैम इन सब चीज़ों के लिए। और मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ इस स्टेज पे लाकर मेरी चीज़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, ताकि मेरा काम भी पूरे इतने लोगों तक पहुँचाया। उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.